बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर ये है कि इमरान खान साहब जो है ना, अब वो पाकिस्तान की एटमी सलाहियत के पीछे हाथ धो के पड़ने वाले हैं, बल्कि पड़ चुके हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि जनाब, अगर मसला कश्मीर हल हो जाए तो पाकिस्तान और इंडिया को एटमी सलाहियतों की ज़रूरत नहीं है, एटमी हथियारों की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों बड़े महज़ब ममालिक की तरह एक दूसरे के साथ पड़ोसी दिल प्यार मोहब्बत जिगर जान के साथ रह सकते हैं। ये उन्होंने बात की है, जिसके बाद ये तासुर उभरा है कि इमरान खान जो है वो एटमी प्रोग्राम के पीछे पड़ गए हैं। अच्छा, अब ये इमरान खान के बारे में बड़े एक मुद्दत से ये प्रोपेगेंडा है कि इमरान खान को मगरबी क़ुव्वतें जो हैं वो एक ख़ास मकसद के लिए लेके आई पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार। अच्छा, अब ये प्रोपेगेंडा है, मतलब इसमें मैं नहीं ये कह रहा कि बिल्कुल बात सच है, लेकिन बहरहाल इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे इशारे कनाए मिलते हैं जिससे लगता है कि इमरान खान जो है ना वो वाकई उनको मगरबी हुकूमतों या मगरबी ममालिक की ना आशीर्वाद हासिल थी। अच्छा, वो आशीर्वाद अब कितनी रह गई है वो एक अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो उस प्रोपेगेंडे की है। उस प्रोपेगेंडे में ये कहा जाता है कि जनाब खान साहब जो है ना वो एक ख़ास मकसद के तहत आए और ये अब एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करेंगे और इसको ख़त्म करेंगे। ये मामला जो है ना ये सिर्फ यहाँ से नहीं है। एक्चुअली खान साहब ने अगर पहले जो बातें की और उस पर स्टैंड लिया होता या इनकी बातों के मुस्बत नताइज निकले होते या पाकिस्तान के हक़ में बातें बेहतर साबित हुई होती तो ज़रूर लोग इन पर इनकी किसी बात की, इनकी किसी लॉजिक को थोड़ा सा सीरियस लेते या इसको प्रोपेगेंडे की नज़र ना होती ये बात। लेकिन चूँकि खान साहब ने पहले कहा कि ये मसला कश्मीर जो है ना उसका सफ़ीर मैं हूँ, अब कश्मीरियों तुम्हारा सफ़ीर मैं हूँ, वो आपको तकरीर याद होगी। उसके बाद जनाब ये चले गए उधर अक़वाम मुत्तहिदा में जाके इन्होंने जनाब तकरीर की और हर यूथिया ही जो था ना वो कहता फिरता था खान ने तकरीर बड़ी अला की थी। जब उनसे पूछे कि भैन की क्या तकरीर तो यार तू तकरीर सुनना, अब भैन उन्हें कुछ किया तो होएगा ना, उन्हें तो बस तकरीर सुन, तकरीर बड़ी आला की थी। अच्छा, उस तकरीर में क्या बात की थी वो आज तक किसी यूथियों को समझ नहीं आ सकी। बट एनीवेज खान साहब ने जी बड़ा केस लड़ा, केस ऐसा लड़ा कि जनाब मोदी खा गया 5 अगस्त 2019 को, कश्मीर खा गया। खान साहब सफ़ीर बने थे, कश्मीर हमारे हाथ से निकल गया। दूसरी बात, अगर हम इंटरनली बात करें तो खान साहब ने ये कहा था कि जनाब जब पेट्रोल और बिजली की कीमत बढ़े तो समझने के ऊपर चोर बैठा हुआ है। अब खान साहब ऊपर बैठे हुए हैं और पेट्रोल और बिजली की कीमतें मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं। अब पता नहीं खान साहब चोर हैं कि खान साहब साध हैं, अब मैं ये बात इस पर नहीं कह सकता, लेकिन जो हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने कहा था जी मैं खुदकुशी कर लूँगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। ये ना कभी सोचना कि इमरान खान वज़ीर आज़म होगा और किसी के दर पे जाए कर्जा लेने बैठा होगा। खैर, मुझे तो उस वक्त ही बड़ा हादसा आया था, उसकी वजह है कि खान साहब की सारी ज़िंदगी लोगों को मांगदियाँ गुजरी, यानी सारी ज़िंदगी चंदा मांगा खान साहब ने, शौकत खानम के नाम पर मांगा और जो इनके करीबी दोस्त अहबाब हैं, ज़ाहिर है इन्होंने ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा एक लाहौर में गुजारा है, तो उसमें भी जितने भी करीबी इनके दोस्त रहे हैं वक्तन फ़वक्तन रहते हैं ना। खान साहब टाइम के हिसाब से दोस्त बदलते रहते हैं, तो वो जितने भी रहे हैं उनमें क्रिकेटर्स भी हैं, हमारे भी वाकिफ़ हैं, तो वो कहते हैं कि खान साहब ने कभी चवानी भी खर्च नहीं की थी और आप इनके घर चले जाते थे तो ये खुद ही खाना खा रहे थे। कभी आप उनको कहते थे कि बैठे मालिक साहब खाना खा लें या वसीम साहब बैठ के खाना खा लें, ऐसी बात खान साहब ने कभी नहीं की थी। तो खान साहब जो है ना उन्होंने जब ये बात की थी तो मुझे उस वक्त भी बड़ा एक ना हंसी सी आई थी, लेकिन लोगों ने यकीन कर लिया कि खान साहब कर्जा नहीं मांगेंगे। अब कितने महीनों से खान साहब की हुकूमत जो है IMF के दर पे पड़ी हुई है कि सानू कर्जा दे दियो, साढ़े ताड़ी मेहरबानी सानू कर्जा दे दियो, ठीक है, पहले भी ले चुके हैं कर्जा। तो ये जितनी बातें हैं ना खान साहब करते रहे, उससे फिर वो यू टर्न लेते रहे और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो यू टर्न ना ले तो वो बड़ा लीडर नहीं होता, यू टर्न लेना तो बड़े लीडर की निशानी होती है। और उसकी मिसाल उन्होंने दी कि जनाब अगर जो हैं अपना मुसलिनी और वो जर्मनी वाले क्या नाम था उनका, हाँ हिटलर, वो यू टर्न ले लेते तो आज ज़िंदा होते और बड़े लीडर बन गए होते। तो ये इनकी मिसालें थी। बहरहाल खान साहब जो हैं वो उन्होंने ये बातें की हैं कि मसला कश्मीर जो है वो हल हो जाए तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं इन हथियारों की। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि खान साहब को, चूँकि वो बार बार कहते हैं कि यूरोप को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, हो सकता है ठीक कहते हैं, लेकिन खान साहब बहरहाल पाकिस्तान और इंडिया को नहीं बिल्कुल जानते। ये इनकी बात से ना कि मसला कश्मीर हल हो गया तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं, इससे मुझे इस बात का पता चल गया। क्योंकि पाकिस्तान जो है ना एक्चुअली वो उसके पास एटमी सलाहियत जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि मसला कश्मीर एक मसला है, वो अपनी जगह पे एक मसला है,
असल मसला है उस हिंदुत्व की जहनीत का जो इस वक्त भी भारत के ऊपर राज कर रही है, और वो जहनीत है जो आज तक पाकिस्तान को जिसने दिल से कबूल नहीं किया, और वो ये समझते हैं कि इन्होंने हमारे मुल्क का टुकड़े कर दिए हैं और हमें ये वापस हासिल करना है। इस मकसद के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा ज़हीन आदमी जो था, उसने ये एटमी सलाहियत के लिए अपनी जान दी थी। जनरल ज़िया जैसा आदमी भी सलाहियत का दफ़ा करता रहा, ग़ुलाम इसहाक़ खान ने भी सलाहियत का दफ़ा किया, नवाज शरीफ ने भी किया, बेनज़ीर ने भी किया, और नवाज शरीफ में तो तड़ियाँ लगियाँ बाकायदा, लेकिन उन्होंने अमरीकी तड़ियों को कोई अहमियत नहीं दी और एटमी धमाके कर दिए थे। तो ये वो सलाहियत है। और फिर वैसे भी अगर हम रैशनली भी सोचें तो इंडिया हमसे 5 गुना बड़ा है और उसकी फ़ौजी ताकत भी हमसे 5 गुना ज़्यादा है। तो रवायती जंग जिसको कन्वेंशनल वार कहते हैं, यानी नीरी जे बंदूकों की जंगी होवे, टैंका बंदूकों की, तो उससे फिर आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते, और वो किसी लम्हे भी आप पर चढ़ दौड़ेगा। और यही उसने पहले किया था। आपको याद होगा 71 में भी उसने ऐसे ही किया था कि मशरक़ी पाकिस्तान में अपनी फ़ौजें उतार दी थी। पहले साजिश की थी, उसके बाद फ़ौजें उतार दी थी। उसमें हमारा जो रोल था वो एक अलग कहानी है, लेकिन जो इंडिया था उसने तो अपना किरदार प्ले किया ना। 65 में भी उसने इसी तरह की कोशिश की थी। तो अब आप ये किस तरह से कह सकते हैं कि जनाब अगर ये मसला हल हो जाएगा तो फिर जड़ा ना सानू प्रॉब्लम नहीं रहेगा। 71 में तो भारत ने मशरक़ी महाज खोला था ना, यानी वो परला जो मशरक़ी पाकिस्तान वाला, उस वक्त तो कश्मीर के ऊपर कुछ इशू नहीं था। मतलब कहने का ये है कि खान साहब को बिल्कुल नहीं पता कि पाकिस्तान क्या है, भारत क्या है, और जो भारत की हिंदुत्व सोच है और जो इस वक्त हुक्मरान है मोदी की सूरत में, वो उनका वो निकले कहाँ से हैं, उनकी ये सोच बनी कैसे है, और पाकिस्तान का जो वजूद है उसको ख़तरात कहाँ कहाँ से लाक हो सकते हैं। ये खान साहब को इन चीज़ों का बिल्कुल कोई इल्म नहीं है। खान साहब जो है ना बस हवाज छड़ देंगे, पता नहीं किड़े हुराले टीके ने जेडे खान साहब लाते हैं, और गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। फिर वो सोचते ही नहीं हैं कि जब वो बोलते हैं तो वो क्या क्या बात कर जाते हैं, और उसके क्या क्या मकासद निकल सकते हैं, लोग उसके क्या क्या मतलब निकाल सकते हैं। खान साहब मेरे ख्याल अभी तक खुद को एक टीम का कप्तान ही समझते हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं समझते। इसी वजह से शायद इस तरह की बातें करते हैं, और उसके नतीजे में पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान जो है ना उसका इमेज ख़राब होता है। जैसे मिसाल के तौर पे खान साहब ने चंद रोज़ पहले, परसों ये शायद बात की कि ख़वातीन का अगर कम कपड़े पहनेंगी तो मर्द जो है वो रिबोट थोड़ी होता है। तो खान साहब बूढ़ियाँ रिबोट होती हैं ना, ठीक है। इस पर मैं वैसे कल बात कर चुका हूँ, लेकिन ये इसकी खान साहब की इस बात की सपोर्ट में जो ज़रताज गुल साहबा हैं और जो दूसरे ख़वातीन हैं वो बड़ी बढ़ के आगे आई हैं, और उन्होंने खान साहब की इस बात को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करना शुरू किया है। वो ज़ाहिर है उनकी सियासी मजबूरियाँ हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। बात असल में कुछ और है कि सोसाइटी को आपने नई डायरेक्शन क्या दी है। जो पिछले 70 साल में चलती आ रही थी उसको बदलने के लिए खान साहब ने क्या किया है, उस पर बात होनी चाहिए थी। उसके लिए कोई नई चीज़ सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, उनको पॉजिटिव कामों की तरफ लगाने के लिए बात करते खान साहब। लेकिन यहाँ पर खान साहब ने जो बात की है वो फिर उसके बाद दुनिया भर में पाकिस्तान एक दफ़ा फिर मनफी अंदाज में ज़ेर बहस है। तो ये जो खान साहब ने बात की ना हथियारों वाली, इससे यही लगता है कि खान साहब को नहीं पता। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, उन्होंने आज एक ट्वीट किया, और ट्वीट में उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि खान साहब को ना वाकई पता नहीं है कि पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसी क्या है, या ये दिफाई पॉलिसी इन्होंने बदल ली है, या फिर ये बिल्कुल इससे नावाकफ़ हैं कि पाकिस्तान की एटमी सलाहियत क्यों ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। माजी में भी ऐसी बहुत सारी कोशिशें हुई हैं। आपको याद होगा कि जनाब परवेज़ मुशर्रफ आए थे तो तब भी कहा गया था कि जनाब न्यूक्लियर जो है ना अगर उसको ख़त्म कर दिया जाए तो बाकायदा पाकिस्तान के सारे कर्ज़े भी ख़त्म हो जाएंगे और हमें $100 अरब और भी मिल जाएगा। इसके हक़ में उस वक़्त की काफ लीग के जो लोग थे वो बाकायदा लंबे लंबे लेक्चर दिया करते थे, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे। मुझे याद है, मैंने वो कवर की हुई हैं, और ये सब लोग जो हैं उस वक़्त भी इस तरह की बातें किया करते थे। हाँ, सब की इस बात के बाद फिर एक प्रोपेगेंडा जो हुआ है और एक शक और एक शुबा जो उभरता है दिमाग के अंदर, वो ये है कि खान साहब पाकिस्तान के एटम बंब के पीछे हाथ धो के पै गया और अल्लाह ही बचाए। ये बात जो है वो फिर एक शक जो है ना उसमें
उसमें इजाफा हो जाता है, क्योंकि जब खान साहब पहली बातें करके अपनी बातों को निगेट करते रहे हैं और फिर उन चीज़ों का सत्यानाश करते रहे हैं, उससे जाहिर है कि फिर खान साहब की बात के ऊपर जो है ना वो शक गुजरता है। और वो हमारे दोस्त हैं रजी दादा साहब, वो कहते होते हैं कि जिस बात के बारे में ये बात कर रहे होते हैं एक्चुअली उस वक़्त के लम्हा मौजूद में वो काम साथ साथ अंदर खाते कर रहे होते हैं। और ये भी कोई बात बड़ी नहीं है कि अगर हो सकता है खान साहब किसी जगह के ऊपर ये कोई अंडरस्टैंडिंग दे बैठे हों कि आप मसला कश्मीर हल करवाएं तो ऐसी एटमी सलाहियत मुका देने, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी एक शक जो है वो आता है। इसके साथ साथ खान साहब ने जो आज बात की, वाशिंगटन पोस्ट में कॉलम लिखा खान साहब, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब हम अगर अमेरिका को अड्डे देते हैं और उनके साथ ताउन करते हैं तो हम पर बैकलैश आएगा और हम दहशतगर्दों के इंतकाम का निशाना बनेंगे और जो तालिबान है वो ज़ाहिर है हम पर हमले करेंगे। इसी पॉलिसी के नतीजे में उन्होंने कहा जनाब के जो कबायली इलाके थे वहाँ पर उन्होंने बमबारियाँ की थी, तो वहाँ पर पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ भी हमले हुए और हमें $20 अरब दिया सारा अमेरिका ने, 70,000 हमारे बंदे मार दिए और जनाब $150 अरब का हमारा नुकसान हुआ। ये वो बातें हैं जो उन्होंने मज़मून में की, जो मैंने पॉइंट आउट की थी। इनमें से कोई बात गलत नहीं, सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। यानी खान साहब ने जो बात की कि अगर हम तालिबान को यहाँ के ख़िलाफ़ यहाँ पे अड्डे देंगे उसका बैकलैश आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा, अब अड्डे नहीं देते, हमने अड्डे देने से इनकार कर दिया। पहले तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अमेरिका अड्डे उड्डे नहीं मांग रहा, वो आपसे सिर्फ उस मुआहदे की तजदीद चाह रहा है जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने की थी, ठीक है, जिसको खान साहब जो है ना परवेज़ मुशर्रफ साहब को बड़ा आइडियल मानते हैं और तब खान साहब इनके बिल्कुल साथ होते थे, इनके पोलिंग एजेंट बने हुए थे, ठीक है, तब की बात कर रहा हूँ। तो ये जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मुआहदा किया था ना वो सितंबर में होना है ख़त्म, तो अमेरिका चाह रहा है कि उसको आप दोबारा एक नया 10 साल के लिए मुआहदा कर लें। बहरहाल खान साहब की ये बातें दुरुस्त हैं कि कबायली इलाके के अंदर जब बमबारी हुई तो वहाँ पर एक नफ़रत उभरी और जिसको पाक फ़ौज की तरफ मोड़ दिया गया। ये बात भी दुरुस्त है कि तालिबान को अड्डे देने से यहाँ पर बैकलैश आएगा, ये बात भी ठीक है। लेकिन खान साहब ने ये कहीं नहीं बताया कि प्लान बी क्या है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान के हर शहर के अंदर ऐसे मदारिस मौजूद हैं, ऐसी दरसगाहें मौजूद हैं, ऐसी मसाजिद मौजूद हैं, ऐसे उल्मा हज़रात मौजूद हैं जो तालिबान के हमायती हैं। और इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि अगर वहाँ पर तालिबान जो हैं वो मजबूत होंगे अफ़गानिस्तान के अंदर तो यहाँ से भी लोग जा कर उनको ज्वाइन करेंगे। उसको रोकने के लिए खान साहब ने कोई प्लान नहीं दिया। अमेरिका को आप अड्डे नहीं देंगे, अमेरिका आपको IMF से पैसे नहीं लेने दे रहा, अमेरिका आपके ऊपर माशी पाबंदियों की तरफ जाएगा, अमेरिका आपकी यूरोप की मंडियां ख़त्म करेगा, तो फिर पाकिस्तान के पास दूसरा रास्ता क्या है? इस चीज़ को मद्देनज़र रख के आगे को बात करनी चाहिए और को पॉलिसी देनी चाहिए। खान साहब ने बस दिल किता उठे राती किते सुते पे है, राती तो नहीं सोंदे सोने और दिन ही सोंदे ने, तो वो जनाब उठ के उन्होंने फटाफट एक मजमून लिखा और चुप के वाशिंगटन पोस्ट में भेज दिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो वाशिंगटन पोस्ट में मजमून भेजेगा तो वो क्यों नहीं छापेगा, उन्होंने छाप दिया। अब बात सिर्फ करने का मतलब ये है कि चीज़ों की निशानदेही करना सिर्फ काम नहीं लीडरशिप का काम होता है कि वो चीज़ों की निशानदेही के साथ साथ उनका मुतबादल भी पेश करे, प्लान बी भी दे कि हम इस रास्ते पर नहीं जाएंगे, हम इस रास्ते पर जाएंगे। एक रास्ता नवाज शरीफ ने चुना था कि जनाब वो चीन के साथ जाके बैठ गए थे और अमरीकी ब्लॉक से ख़ुद को निकालने की कोशिश की थी। उसके नतीजे में 40-42 अरब डॉलर की सरमायाकारी भी आई पाकिस्तान के अंदर, लेकिन फिर नवाज शरीफ की हुकूमत भी गई और नवाज शरीफ लंदन भी बैठा है जाके बेचारा, मतलब बेचारा तो नहीं, मतलब ये है कि दरबदर ही हुए ना, मतलब ज़ाहिर है अपने घर में तो नहीं बैठे पाकिस्तान के अंदर। बेटी जो है वो कभी नैब के नोटिस भुगत रही है, भाई जो है वो FI के चक्कर लगा रहा है, भतीजा भी जेल काट के आया है, तो ये एक सूरत हाल दरबदरी की बनी हुई है। अब चाइना के साथ आप बिल्कुल मिलना नहीं चाह रहे, चाइना से आपने मुंह मोड़ लिया और चाइना आपके साथ शिकवे भी कर रहा है, तो कहाँ सब हमने जाना किस तरफ है, वो राह दिखाएं। आप लीडर बने हैं, लोगों ने आपको वोट किए हैं, लोगों ने आपको वोट नहीं किए हैं, लेकिन इस वक्त ड्राइविंग सीट के ऊपर इमरान खान बैठे हुए हैं, कप्तान साहब बैठे हुए हैं, और कप्तान साहब जो हैं वो बताएं कौम को कि हमारे पास रास्ता क्या है कि हमें तालिबान का बैकलैश भी ना आए
चाइना भी हमसे नाराज़ ना हो और अमेरिका भी हम पर माशी पाबंदियाँ ना लगाए और पाकिस्तान जो है वो तरक्की करता चला जाए, ऐसा रास्ता निकालने वाला जो शख्स होगा ना, वही होगा पाकिस्तान का लीडर। अभी तक तो खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की, सिर्फ मसाइल ही बता रहे हैं, अपोजिशन वाली तकरीरें करते हैं, अपोजिशन वाले बयान देते हैं, रास्ता कोई नहीं दिखाते, सिर्फ एक ही बात करते रहते हैं, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन खान साहब जिहो जी तुसीं गल्लां कर रहे हो, उस तो बाद जो पाकिस्तान दे हालात बने ने, हुण लोगां तुहानूं कोई नहीं छड़ना अगर इलैक्शन आ गए, और इलैक्शन कहते हैं अगले साल है। बहरहाल तब क्या होगा, तब की नई रियलिटीज़ होंगी, तब के नए मामलात होंगे। लेकिन फ़िलहाल जो सूरत हाल है ना, ये इंटरनेशनल मामलात के ऊपर, भारत के साथ मामलात के ऊपर, अमेरिका के साथ मामलात के ऊपर खान साहब का विजन जो है ना, वो मुझे तो कम अज़ कम इंस्पायरिंग नहीं लगा। आपको लगा है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको भी नहीं लगा या लगा, दोनों सूरतों में सारी बात जो है डिसेंसी के साथ कमेंट्स में लिख दीजिएगा। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।